हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज मैं भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत के बुक में से आज आपको मैं राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ देखेंगे लेसन में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के बारे में, कैसे उनकी निर्वाचन किया जाता है, कितनी उम्र पर किया जाता है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं आज हम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। तो ये कह रहा है जो जो राष्ट्रपति निर्माण जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो उसको जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उनको निर्वाचित किया जाता है। अब वो मंडल में कितने सदस्य होते हैं? देखो, जैसे मंडल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामलों में के सदस्य निर्वाचित व मनोनीत, और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। संविधान सभा में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की गई है। देखो, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। देखो, एक विधायिका के, ठीक है, एक विधायिका मत का मूल्य है जैसे राज्य की कुल संख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचन कुल सदस्य 1/1000, ठीक है, 1000। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। आप समझ गए होंगे, आप अगर जानते हो। अच्छा, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। समझिए, जैसे एक संसद सदस्य के मतों के मूल्य, जैसे सभी राज्यों के विधायक हो गए, ठीक है, के मतों का कुल मूल्य, ठीक है, फिर संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों के निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, मतलब यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। अच्छा, की संख्या में उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। निश्चित मतों का भाग कुल वैध मत 1+1=2। एक निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्यों को लेकर को केवल
एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1 2 3 4 5 अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदान उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। जितने उम्मीदवार होते हैं, समझिए होंगे। अच्छा, अब मैं बताता हूँ राष्ट्रपति की अर्हताएं तथा शपथ एवं शर्तें क्या क्या होती हैं इनकी। ठीक है, ये वाला बताता हूँ आपको। पैराग्राफ राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। जैसे मतलब कोई राष्ट्रपति होता है, उनके लिए क्या क्या मतलब कितने साल, कितना है, कौन सा नागरिक, कहाँ का नागरिक है, ये सब के बारे में बताया जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो वह पहले नंबर, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिंद है, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10 थी तथा जमानत राशि 2,500 थी। 1997 में 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ कैसे लेता है वो, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, इसके बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ का प्रतिज्ञा लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है। कैसे कि मैं, पहले बोलता है मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा या करूंगी, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा या करूंगी, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। आओ अब बताते हैं कि सबसे पहले मतलब निर्वाचन वर्ष कितने थे, विजयी कौन कौन हुए। तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने प्राप्त मत किया था 83.81। हाँ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था 5,07,400 मत प्राप्त किए, 83.81%। मुख्य प्रतिद्वंदी KT शाह, और ये आप देख सकते हो। फिर 1957 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर 1962 में डॉक्टर एम्स राधाकृष्ण थे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, और वैकेंट में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखो 2002 में डॉक्टर AVJ अब्दुल कलाम भी उम्मीदवार रह चुके। 2007 में श्रीमती प्रतिमा पटेल हुई। फिर 2012 में प्रणब मुखर्जी, 2017 में रामनाथ कोविंद।
अच्छा, अब बताते हैं हम कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होती हैं। देखो, संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। समझे? वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 2018 में संसद के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख माह से बढ़ाकर 5.8 लाख प्रति महीना कर दिया। इसके पहले वर्ष 2008 में राष्ट्रपति का पेंशन 3 लाख सालाना से बढ़ाकर उनके भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्व सुसज्जित आवास भवन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय, स्टाफ एवं 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति पत्नी को, परिवार को पेंशन मिलती है, जो राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन आदि होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण स्वच्छंद आवास भवन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालय, स्टाफ एवं 20,000 रुपये प्रति वर्ष एक कार्यालयीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति को अन्य विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। उसके अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विविध का जिम्मेदारियों में उन्मुक्ति होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्त होती है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीनों के नोटिस देने बाद उसके कार्यालय में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या शर्तें होती हैं, उसको लास्ट में क्या क्या मिलता है जब रिटायरमेंट होता है, और जब वो राष्ट्रपति पद पर होता है तो उसे क्या क्या मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलती है। क्योंकि जो एक राष्ट्रपति होता है ना, जो राष्ट्रपति होता है वो एक देश का मुखिया होता है। जैसे मानो कि तुम्हारे परिवार में, आपके परिवार में से कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बड़ा बूढ़ा इंसान है, तो वो एक मुखिया होता है। बेशक वो कुछ नहीं करता, मगर वो हर चीज के बारे में सलाह देता रहता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, देता रहता है ना। ऐसे राष्ट्रपति भी हमारे देश का मुखिया है, एक नागरिक है। वैसे तो सारा काम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने राज्यों का, प्रधानमंत्री देश का करता रहता है, मगर उस पर हस्तक्षेप जो होते हैं वो राष्ट्रपति के करवाया जाता है। अगर कोई भी कार्य प्रधानमंत्री करने जा रहा हुआ देश में, उससे पहले जो राष्ट्रपति होता है उससे पूछता है क्या ऐसे ऐसे मैं एक काम करने जा रहा हूँ और आप इस पर हस्तक्षेप कर दीजिएगा, और आप इसको कर देगा, हाँ ये काम सही है, आप करो। समझे? तो जो होता है, जैसे जो घर में बुजुर्ग होता है ना, वो अपने परिवार को चलाने के लिए उसकी रास्ता बताता रहता है। ऐसे ही जो राष्ट्रपति होता है ना, जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री होता है उसको रास्ता बताता रहता है कि ये करते रहो, है ना। तो शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी शायद आपको अच्छी लगी हो।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पर अगर नए हो तो, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। और अगर कोई बहुत प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाने की। कुछ दिनों में मैं लाइव भी आया करूँगा, ठीक है, लाइव पढ़ाया करूँगा। और ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।